हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ये आपके इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो है। ये है क्लास 11th का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही है कि आपके जो ऑर्गेनिम्स के बारे में बताया गया है कि द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, आपके जीवित संसार के बारे में इसमें डिस्कस करना है। देखिए, इसमें कुछ आपके साइंटिस्ट के यहाँ तक कि हमारा हो चुका है कि रिप्रोडक्शन वगैरह की आपके जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। कि ये देखिए, व्हाट इज़ लिविंग क्या है। अब आपकी ये जो आपके फर्स्ट पेज पर दिए होंगे कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए होंगे, वो आपको रीड कर लीजिएगा। उसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर, नॉन लिविंग, लिविंग, इन सब का आपके पास वीडियो पहुंच चुका है, भेज चुकी हूँ, यानी कि अपडेट कर चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया था कि हाई स्कूल में रिप्रोडक्शन का मैंने बनाया है वीडियो, और उसके टाइप्स को भी बताया, डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से देख लीजिएगा तो ईजिली, क्योंकि आप लोग 10th से आप 12th में आए हो तो आई होप कि ये पढ़ चुके हो, इसलिए इतना डीपली मुझे इंटर में यानी कि फर्स्ट ईयर में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्लास 10th का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें जा कर के देख सकते हैं। अब ये सब चीज़ के सारे जितने वीडियो थे वो मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपके जितने थे, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे यहाँ से। आपकी जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है आपके यानी कि जो जीवित संसार है उनमें कितनी विविधताएं हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, असमानताएं हैं, ये बताया गया है, ठीक है। कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म की बहुत सी वैरायटी है। आपको भी पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे जो जीव होते हैं, ठीक है, जो लिविंग है, जो जीवित हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उनकी बहुत सी वैरायटी आपको भी पता है। चूहा भी है, चिड़िया भी है, बंदर भी है, सांप भी है, और क्रोकोडाइल भी है, शेर भी है, टाइगर भी है, मतलब छोटे से भी ज़्यादा और बड़े से, यानी कि यहाँ तक कि आपके पानी में रहने वाले से लेकर के धरती पर रहने वाले, उसके बाद आसमान में रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले, और ज़मीन में रहने वाले, दीवार पर चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती पर कूदने वाले, सब तरीके के आपने जीव देखे होंगे। जो आपने अभी तक की जो मैंने ये बताई, इनके अंदर असमानता है कि अगर चिड़िया उड़ती है तो जाहिर सी बात है कॉकरोच भी हल्का सा उड़ता है, ठीक, उड़ता है ना, बहुत आसमान में तो उड़ता नहीं है। लेकिन क्या सांप उड़ सकता है? क्या आपकी छिपकली उड़ सकती है? क्या बकरी उड़ सकती है? क्या टाइगर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। क्या जो आपकी चिड़िया है वो ज़मीन में हमेशा रह सकती है? नहीं रह सकती है। क्या वो पानी में रह सकती है मछलियों की तरह? नहीं रह सकती। मछलियाँ क्या ज़मीन में रह सकती हैं या आसमान में उड़ सकती हैं? नहीं रह सकती ना। तो कुछ जो ये आपने हमेशा से बचपन से देखा होगा कि मछली जल की रानी है, यानी कि मछली का जो हैबिटेट है, रहने का स्थान है, वो पानी है। और चिड़िया कहाँ रहती है? आसमान में रहती है, पेड़ पे घोंसला बनाती है, राइट। तो उनके हैबिटेट मतलब आपके इनके जो स्थान है रहने का, ठीक। अब उनका खाने का तरीका भी क्या होगा? अलग होगा ना। खाने का हो सकता है जो आपके सांस लेने का तरीका है वो अलग है। सिस्टम जितने हैं आपके जितने तंत्र पाए जाते हैं आपके शरीर में, जैसे हमारा शरीर का तंत्र एकदम अलग है, कॉम्प्लेक्स है। और भी जितने भी जीव हैं, जितने भी लोअर कैटेगरी के हैं, मतलब कि छोटे होते चले जाएंगे, उनके में क्या होता जाएगा? अंतर होता जाएगा। अब आपका शेर है, चीता है, जैकॉल है, ये सब क्या है? इनमें अंतर पाए जाते हैं ना। तो आई होप कि डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सी डाइवर्सिटी यानी विविधताएं या असमानताएं पाई जाती हैं। अभी तक के 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया जा चुका है। मतलब हमारी धरती पर जितने स्पीसीज़ हैं इतने तक की खोजा जा चुका है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो इतने हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही रहें, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इनकी स्पीसीज़, इनकी खोज जारी है, खोज कभी रुकी नहीं है, हमेशा चलती रह जा रही है, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा कोरोना, पहले क्या था? पहले के समय में पोलियो वायरस था, आपका हेपेटाइटिस था, इन सब से बच्चे बीमार होते थे, बड़ों को थोड़ा सा इफेक्ट होता था, है ना।
एड्स वायरस, ये सब चीज़ क्या है, ये आपके क्या थे भाई, इससे आपकी जो है बीमारियां होती थी, तो इसका आपका वैक्सीनेशन बना, टीकाकरण हुआ, इनका दवाएं बनी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या आ गया, अब आ गया कोरोना यानी कोविड-19 वायरस। उसके बाद आपके कितने वायरस के नाम भी आए, आपने सुने भी होंगे, कुछ डेल्टा आए, तो पता नहीं क्या क्या कितने भी वायरस आए। तो ये वायरस क्या है, समय के साथ साथ बदलते रहे ना, अपना जो स्ट्रेन है वो बदल रहे हैं, अपने के तरीके को, अपनी जो उनकी असमानताएं हैं उनके प्रकार के अपने ही जैसे वायरस को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो पृथ्वी पर जीव हैं वो क्या है, रुके थोड़ी ना है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन होता रहता है, और रिप्रोडक्शन होता रहता है तो क्या होता रहता है, विविधताएं भी आती रहती हैं। अब विविधताएं आती रहती है तो उनका भी क्या करना है, उनको डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है। अगर डिस्क्राइब नहीं किया तो हमें कैसे भी पता चलेगा कि ये एनिमल या ये टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर पाया जाता है। ठीक है, अब पूरा आपका जो ये इतना स्पीसीज़ है, इतनी जाति हैं, पढ़ना आसान नहीं है, इसीलिए एक शब्द इन्होंने ढूंढा, नॉमेनक्लेचर। पृथ्वी पर पाए जाने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिम्स को हम सब मिलाकर क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब अगर वर्ल्ड आपका बायोडाइवर्सिटी आए यानी कि जैव विविधता, जैव विविधता की डिफिनीशन आती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जो पाए जाते हैं उनके जो असमानताएं होती हैं, ठीक है, उनको मिला करके एक साथ हम मिलाकर क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। लोकल नाम से हम पुकारते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम लोकल नाम से जाते हैं। आपने जैसे अभी आम का सीज़न है, राइट, तो आप आम जानते हो, लेकिन आप अगर अदर कंट्री में जाओगे और आम बोलोगे या मैंगो बोलोगे तो हो सकता है कि शायद उनको समझ में ना आए। समझ में कब आएगा, जब उसका आप वैज्ञानिक नाम बोलोगे, क्योंकि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल उसका नेम होता है। आप कभी कहीं भी जाओगे, अगर किसी का भी आप साइंटिफिक नेम बोलोगे जो इंडिया में आपका चलता है कॉमनली, वो आप ना बोल करके उसका साइंटिफिक नेम बोलोगे, तो वो बिना आपको परेशानी हुए वो समझ में जाएंगे कि आप क्या होगा। अगर मान लीजिए आम आपको दिखे, ठीक है, आप उसका रेट जानना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, मैंगो, उनको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे मैंगीफेरा इंडिका, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप मैंगो की बात कर रहे हो। ठीक है, आपकी नज़र में वो मैंगो रहेगा, उनकी नज़र में मैंगीफेरा इंडिका रहेगा, वो फ्रूट्स नेम होगा उनके नज़र में। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल नाम है ना, तो इसी नाम को लेकर के आगे आपका जो है कि लोकल नाम एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। एक ही कंट्री में, देखो कंट्री में भी एक ही कंट्री में, और दूसरी कंट्री की तो बात ही अलग है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। ठीक है, आप देखते हो कई सब्जियों का नाम हमारे यहाँ जैसे आलू कहा जाता है, तो आपके महाराष्ट्र में शायद कांदा बोलते हैं, राइट ना। तो अभी है तो इंडिया में ही, लेकिन प्लेस चेंज हो गया, स्टेट, तो क्या हुआ, नाम बदल गया, आलू का नाम कांदा हो गया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप गुजरात में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, सबका नाम अलग हो जाता है स्टेट टू। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक नाम बोल रहे हो तो उसका नाम कभी अलग नहीं हो सकता, अगर उसका नाम वैज्ञानिक नाम उसको पता है तो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर की हिंदी होती है नाम पद्धति। ठीक है, इस प्रोसेस में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिससे वह उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, नामकरण इसका होता है। किसी भी इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है और उसको एक स्टैंडर्ड टाइप का नाम दिया जाता है, लोकल नाम नहीं दिया जाता है ना, स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिससे हम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उस नाम से हम उसे पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब तो पता ही क्या होता है, पहचान होती है। ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। अब मान लीजिए कभी आपने गेम खेली होगी, है ना, तो आपको पट्टी बांध देते हैं, कहते हैं कि अब मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे ही उसका कैरेक्टर है। जैसे किसी मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज़ है, कह सकते हो कोई खाने की चीज़ रखी है ना, तो उसका कैरेक्टर बताओगे। मान लो हरी मिर्ची रखी है, आप बताओगे हरी हरी होती है और पतली सी होती है,
स्वाद में बड़ा तीखी होती है, ऊपर की तरफ उसका ब्राउन होता है, नीचे एकदम हरी भी होती है, लाल भी होती है, तो वो झट से बता देगा कि आप मिर्ची की बात कर रहे हो। तो जो अभी तक ही आपने बताया, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका जो आपका शेप है ना, ये सब आपने बताया ना, तो ये क्या हो गई, उसका कैरेक्टर हो गया। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये सब चीज़ें बताई, तो उसने तुरंत पहचान लिया, है ना। तो इसी तरह आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनकी आइडेंटिफाई की जाती है, यानी कि उनकी पहचान की जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका पहले कैरेक्टर लिखेंगे, उसके बाद ही नामकरण होता है, ठीक है। अनेक साइंटिस्ट के प्रत्येक अननोन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की प्रोसीजर बनाई है। मतलब जब आपके नाम देने की, नामकरण करने की बात आई, तो कई साइंटिस्ट ने प्रत्येक नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की प्रोसीजर बनाई, और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही जो हमारे जाने माने जंतु हैं, पौधे हैं, जिनको हम लोकल नाम से यानी कॉमन नेम से भी जानते हैं, तो उनको अगर हमें साइंटिफिक नेम देना है तो उसका हमें प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और इस प्रोसीजर को बनाने के लिए इन्होंने जब सबके सामने, सारे वैज्ञानिक के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो सारे जितने बायोलॉजिस्ट थे यानी जो वैज्ञानिक थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं। अगर प्लांट का है तो प्लांट का नाम रखना है, और अगर एनिमल है तो एनिमल का भी नाम रखना ज़रूरी है। आपका आता है, देखिए, ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक नामकरण पद्धति है, ये इसमें क्या होता है, इसमें पौधों की नामकरण किया जाता है, यानी कि जितने भी टाइप के प्लांट हैं, ये आपका एक पद्धति है, प्रोसेस। इसमें प्लांट्स के साइंटिफिक नेम का लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया दिए गए हैं। उन्होंने एक, कहते हैं ना, हर एक चीज़ का रूल होता है कि आप यहाँ सुबह आओगे, शाम को नहीं जाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही इन्होंने एक आपका अंतर्राष्ट्रीय कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स बनाए, कुछ इनकी हदें तय रखी कि अगर ये चीज़ें हैं, ऐसे सेट लगा दिया कि अगर ये क्राइटेरिया है तो इसका नाम ये होगा, अगर ये क्राइटेरिया है तो इसका नाम ये रखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पौधे के नाम रखने के लिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और क्राइटेरिया मतलब कह सकते हो कि अंतिम चरण, ठीक है, या क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि जो आपका इनके अंदर का होता है कि हाँ, इनके ही आपके अंदर ही तय करना है कि इनका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि बोटानिकल नाम लिखा है, बोटानिकल मतलब होता है, बॉटनी मतलब क्या होता है, वनस्पति होता ना, वनस्पति मतलब क्या होता है, पौधा, ठीक, क्या होता है, पौधा। तो जूलॉजी का मतलब हमने बता रखा है आपको, फर्स्ट वीडियो में जाके देखिएगा कि जूलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉटनी का नाम मतलब क्या होता है, ठीक है। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु, जू मतलब जंतु, और लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, ये स्टडी करना, यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ जूलॉजी का तो नहीं, जूलॉजिकल लेकिन लिखा हुआ है ना, यानी कि जंतुओं के बारे में इसको यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण के लिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम यह सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम से किसी दूसरे नॉन पर्सन का ना हो। अब साइंटिफिक नेम जो होता है आपका, वो किसी एक जैसे हमारे में क्या होता है, हम ह्यूमंस में सबका कॉमनली जो नेम होता है वो सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन क्या होती है, स्पीसीज़ चेंज हो जाती है। स्पीसीज़ का मतलब हमारी जो कास्ट होती है वो चेंज होती है ना, और कभी कभी वो भी सेम हो जाती है। तो हमारे जैसा नहीं है इनका, अगर इनका एक किसी का नाम है तो वो दूसरे का नाम नहीं हो सकता है। यही सुनिश्चित किया जाता है, कंफर्म किया जाता है जो इनका वैज्ञानिक नाम है, कि एक ही नाम से किसी दूसरे जो जानने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनका ना हो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक नाम में 2 कंपोनेंट होते हैं। अब इन्होंने बताया कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तरीके से स्वीकार करते हैं सिद्धांत को, तो उनके अनुसार जो नामकरण की पद्धति है वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। बाइनॉमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, यानी कि 2 तरह की पद्धति, इनके वजह से नाम रखा जाएगा। जैसे हमारा होता है ना, एक नेम होता है आप कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, कास्ट लेते हैं। जैसे मेरा नाम है ज्योति जायसवाल,
ठीक है। और इसी नाम से मेरा चैनल भी है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो ज्योति जायसवाल ये हमारा नाम हो गया, दो पद्धत में ये ना, और एक हो गया जायसवाल, तो ये हमारी कास्ट हो गई, राइट। तो ऐसे ही हमारी जो उन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल बनाया, यानी कि आपके क्राइटेरिया इन्होंने चूज़ की कि इसका सिद्धांत क्या होगा। अगर साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम रखना है किसी पौधे का, किसी जंतु का, तो वो आपके उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम यानी जीनस, ठीक है, जाति जिसे बोलते हैं, नहीं सॉरी, जेनेरिक मतलब वंश होता है, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं वंश, वंशागति, ठीक है, जो किस वंश के हैं। और स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक का मतलब होता है जाति, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए। अब इसे बायनॉमिक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है बाइनॉमियल यानी कि द्विनाम, इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। द्विनाम पद्धति तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण पहले शुरुआत हुआ है। अभी तो ये स्टार्टिंग का है, इन्होंने कि पहले दो नाम दिए, अभी आगे आप देखते जाइए, ठीक है। वैसे तो आपका ये यूनिवर्सल है कि दो नाम, आपके जो द्विनाम पद्धति है यही फेमस हुई थी, इसको कैरोलस लीनियस ने दी थी, ठीक है। देखिए आगे लिखा है नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आता है आपका कि जो आपकी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया, ठीक है, हु गेव बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो आंसर आपका होगा कैरोलस लीनियस, कि आपके बायनॉमियल जो द्विनाम पद्धतिकरण है वो किसने दिया। तो आपके जो आंसर होगा वो होगा कैरोलस लीनियस, जिसका उपयोग विश्व के सारे बायोलॉजिस्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा जीव वैज्ञानिक, ठीक है। दो शब्दों वाला नेमिंग सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट लगा उनको, ये जो उन्होंने बताया द्विनाम पद्धतिकरण बहुत ही आसान लगा। अब कहते हैं कि आइए देखिए मैंगो का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके नाम कैसे विधि से समझे। मैंगीफेरा इंडिका का मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जिसमें मैंगीफेरा क्या है, जीनस है यानी कि इसका वंश है। देखिए आम के भी कई जाति होते हैं ना, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, तो क्या क्या होता है, और क्या होता है, चौसा होता है, कई प्रकार के होते हैं, कभी कभी बड़े छोटे लंबे मोटे सब प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए मैंगीफेरा मतलब मैंगो ही है, इनका वंश एक ही है, आम है, लेकिन स्पीसीज चेंज हो जाती है, जो इनकी स्पीसीज आती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैंगीफेरा हो गया। इंडिका इनकी क्या है, स्पीसीज है, पर्टिकुलर स्पीसीज जाति मतलब, और अस्पेसिफिक एपिथेट ये इनकी क्या है, जाति। वंश एक हो सकता है लेकिन जाति सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे रेंगने वाले जो अगर कीड़े हैं आपके, मान लीजिए छिपकली, जैसे छिपकली है आपके, क्रोकोडाइल है, और भी जो आपके गिरगिट है, ये सब क्या है, एक ही वंश के हैं, लेकिन जाति सबकी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। वंश सबका एक ही है लेकिन जाति सबकी अलग अलग है, नाम सबका अलग अलग रहेगा। ये जो जाति है सबकी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। पर्टिकुलर स्पीसीज, इनका वंश क्या होगा, सबका एक हो सकता है लेकिन जाति सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के अदर वैल्यू यूनिवर्सल रूल जो है वो कुछ आपके निम्नलिखित हैं कि इसके जो नॉमेनक्लेचर यानी कि जो नाम पद्धति है इसके किस किस क्राइटेरिया में आते हैं। देखिए बायोलॉजिकल नेम प्रायः लैटिन शब्द में होते हैं, जो इनके लिखने का तरीका है वो या तो लैटिन में होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका जो वर्ड है जैसे ये मैंगीफेरा, ये लैटिन वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है, लेकिन इसको कैसे लिखा जाता है, इटैलिक, मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका करके कि ऐसे मैंगीफेरा। आप कहीं भी लिखा देखेंगे तो इसके नीचे क्या होगा, ये आपके अंडरलाइन हो गए। स्पीसीज में क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अगर इंडिका लिखा है तो इंडिका में क्या होगा, पहले तो इंडिका जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और ये ऐसे अंडरलाइन होगा, ठीक है। देखिए इंडिका में देखो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो स्पीसीज जो हमेशा लिखेंगे उसका ये रूल यही है कि जो लिखेंगे उसकी जो आपकी स्पेलिंग होगी वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, और अगर आप इटैलिक नहीं लिख पाते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इटैलिक लिखे जाते हैं। इनकी ऑरिजिन चाहे कहीं से भी हुई हो, लैटिनाइज या लैटिन वर्ड से डिराइव किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द जीनस तथा दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेटिक होता है यानी स्पीसीज। बायोलॉजिकल नेम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन या इटैलिक प्रिंट में लिखे होने चाहिए।
यानी कि अगर आप इटैलिक नहीं लिख सकते हो तो अंडरलाइन दोनों को करना ज़रूरी है। यह उनके लैटिन या ओरिजिन को दिखाता है, जो कि आपका उनका कॉपीराइट होता है। तो अगर आप अंडरलाइन कर देते तो वो उनके इटैलिक फॉर्म को, जो आप फॉर्म है वो लैटिन की ओरिजिन को शो करता है। जीनस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, यानी कि जब जीनस यानी मैंगीफेरा लिखते हो तो एम क्या होता है, कैपिटल होता है, जबकि जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है। ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद यानी बायोलॉजिकल नेम के अंत में ऑथर का नाम भी लिखा जाता है। कभी कभी कुछ नेम जो हमारे ऑर्गेनिज्म के नेम हैं उनमें ऑथर का नेम भी लिखा जाता है। जिन्होंने उसका नाम रखा है वो सारे नाम के बाद अपने नाम भी जोड़ देते हैं। जैसे कि इन्होंने मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया और कैलोलस लीनियस ने दिया, इसलिए लीनियस ने अपने वर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया और इसे ही एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपके लिखा जाता है। ये देखिए, ठीक है, लीनियस को डिस्क्राइब किया गया था। देखिए, अब इतना आपको समझना ज़रूरी है और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर आपका है वो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, लेकिन है आपके कोर्स में और आपको पढ़ना क्योंकि आधार ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आगे भी आपके जब भी कहीं भी जाओगे तो बीएससी वगैरह में, तो ये सब पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसमें से आपका ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग आपका कि जो स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर ये समझ में आता है, इस तरह समझ में आता है आपको, तो मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी बनाने में थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ पे लिखने में। तो अगर आप ऐसे समझ लेते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आते तो मुझे प्लीज़ डीएम ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैम समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो मैं उस तरह से आपको रिस्पांस दूंगी, उसी तरह से आपको वीडियो अपलोड होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और शेयर भी करिए, ठीक है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।